हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम चंबल नदी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। हम जानेंगे चंबल नदी का क्या परिचय है, फिर जानेंगे इस पर कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं, और यह भी जानेंगे कि वर्तमान परियोजनाओं के साथ साथ कौन कौन सी परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं, पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियां कौन कौन सी आ रही हैं इस नदी के आसपास, और अंतिम में जानेंगे महत्व और संभावनाएं कौन कौन सी हैं इस नदी की। आइए दोस्तों, चंबल नदी के परिचय के बारे में अपन एक एक करके बात कर लेते हैं। दोस्तों, परिचय क्या है, याद रखिएगा। चंबल नदी इंदौर जिले के, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, इंदौर जिले के मऊ नामक स्थान पर जाना पाव पहाड़ी पाई जाती है। कौन सी? जाना पाव पहाड़ी है। जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। यह यमुना की सबसे बड़ी उपनदी है, अर्थात सहायक नदी है। यह भी याद रखिएगा, यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर मध्य प्रदेश से निकलने के बाद यह राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश में यमुना से मिल जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल। पॉइंट याद रखिएगा, चंबल नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं। नदी घाटी पारिस्थितिकी की दृष्टिकोण से यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके नदी घाटी दोस्तों क्या होता है, यदि कोई नदी बह रही है उसके आसपास अगल बगल के क्षेत्र को नदी घाटी अपन कहते हैं, याद रखिए। तो आसपास के क्षेत्र में घड़ियाल, डॉल्फिन, कछुए आदि विशेष रूप से पाए जाते हैं। कहीं कहीं पास नदी में रेत जमा होने के कारण रेत से जो जीव आश्रित होते हैं उनका भी जीवन इसके आसपास होता है और वह काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। रेत निकालने के साथ साथ ही उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, मुख्य रूप से कौन कौन पाए जाते हैं? घड़ियाल, डॉल्फिन और कछुए प्रमुख रूप से यहाँ पाए जाते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं चंबल नदी परियोजनाओं के बारे में। किसी भी नदी पर कोई भी परियोजना बन रही है उसके मल्टीपर्पस योजना होती हैं, अर्थात राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो साझेदारी से प्रारंभ होने वाली परियोजनाएं हैं वह कुछ इस प्रकार की हैं। कोई भी परियोजना किसी भी नदी पर बनती है उसके प्रमुख उद्देश्य यही होते हैं: आसपास के क्षेत्रों की सिंचाई करना, साथ में बिजली उत्पादन करना, मिट्टी के क्षरण को रोकना, नदी प्रवाह को नियंत्रित करना ताकि कहीं इकट्ठा बाढ़ ना आ जाए, और जो भूमि बंजर हो जाती है उसको खेती के योग्य बनाना। यह प्रमुख उद्देश्य होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी योजनाएं, कौन कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, विस्तार से देखते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित गांधी सागर बांध के बारे में। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है। यह भारत के सबसे पुराने बांधों में से एक है। अगर इसकी लंबाई के बारे में बात की जाए तो इसकी लंबाई है 514 मीटर, अर्थात 1686 फीट। अगर कभी आपसे इसकी ऊंचाई पूछ दी जाए तो 204.0 फीट आप बता दीजिएगा, और मीटर में 62.17 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। गांधी सागर बांध के आधारशिला के बारे में बात की जाए तो गांधी सागर बांध की आधारशिला 7 मार्च सन 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई थी। इसका निर्माण शुरू हुआ था सन 1954 में और पूरा हुआ है सन 1960 में। गांधी सागर बांध भारत के 3 सबसे बड़े बांधों में से एक है। पहला सबसे बड़ा बांध है इंदिरा नगर या इंदिरा सागर जलाशय, दूसरा है हीराकुंड जलाशय। अगर हम बात करें इंदिरा सागर जलाशय के बारे में तो भारत के मध्य प्रदेश में एक विशाल जलाशय है। यह नर्मदा नदी पर बना हुआ है, इंदिरा सागर जलाशय। यह भारत के सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक है, जो कि खंडवा जिले पर नर्मदा नदी पर बना हुआ है। बात करें हीराकुंड जलाशय की तो यह ओडिशा में संबलपुर नामक स्थान पर बना हुआ है, महानदी नदी पर। गांधी सागर बांध में 115 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है। कोई भी बांध यदि बनता है तो उसमें 3 चीज़ें आवश्यक रूप से निर्धारित की जाती हैं: सिंचाई कहाँ कहाँ तक पहुँचाएगा, जल आपूर्ति कहाँ कहाँ तक होगी, तीसरी बिजली उत्पादन कितनी होगी। तो इसमें बिजली उत्पादन कितनी होगी? 115 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है इसमें। गांधी सागर बांध के पानी का उपयोग राजस्थान में पेय जल की आपूर्ति के लिए किया जाता है। साथ में रावत भाटा परमाणु केंद्र जो स्थित है
राजस्थान में उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। आइए हम देखते हैं राणा प्रताप सागर बांध का क्या है परिचय, क्या लाभ हैं इस बांध को बनाने से, क्या इसमें विशेषताएं हैं और कौन कौन सी सावधानियां रखनी पड़ेगी, सभी चीज़ें हम जानते हैं राणा प्रताप सागर बांध के बारे में। अगर हम बात करें तो राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में यह स्थित है। यह किस नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी पर राजस्थान में यह बनाया गया है राणा प्रताप सागर बांध। इसका नामकरण महान के मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप के नाम पर रखा गया है। कब इसका निर्माण संपूर्ण हुआ? सन 1970 में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण पूरा हुआ था दोस्तों। आइए दोस्तों, राणा प्रताप सागर बांध की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इसकी ऊंचाई 54 मीटर है, अर्थात 176 फीट। इसकी लंबाई कितनी है? 1143 मीटर। ऊंचाई लगभग मैंने आपको बताया ही कि 54 मीटर है। दोस्तों, यह काफ़ी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ऊंचाई और लंबाई मुख्य रूप से आप याद रखिएगा। किसी भी बांध को बनाने का प्रमुख उद्देश्य होता है सिंचाई करना, जल आपूर्ति करना और बिजली उत्पादन करना, तो प्रमुख रूप से होता ही है। अगर हम बात करें राणा प्रताप सागर बांध में कुल कितना विद्युत उत्पादन होता है, तो 4 दोस्तों हाइड्रो प्रोजेक्ट यहाँ प्लांट बनाए गए हैं, जिसमें अर्थात 4 यूनिट बनाई गई है, जिसमें 43 मेगावाट बिजली उत्पादन हर यूनिट में होता है। कुल मिलाकर 172 मेगावाट का बिजली उत्पादन किया जाता है राणा प्रताप सागर बांध से। यह राजस्थान का मुख्य जल विद्युत स्रोत है, अर्थात 172 जो मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है सभी का सभी राजस्थान में ही उपयोग किया जाता है। अगर बात करें राणा प्रताप सागर बांध के कौन कौन से लाभ हैं, लाभ की यदि बात की जाए तो सिंचाई में राजस्थान और मध्य प्रदेश के खेतों में पानी उपलब्ध कराना यह कार्य है। बिजली उत्पादन तो मैंने आपको बताया है कि राजस्थान में काफ़ी कितना मेगावाट, 172 मेगावाट बिजली उत्पादन करके राजस्थान को यह देता है। पर्यटन की बात करें तो जहाँ भी बड़ा जलाशय हो उसके आसपास की जो हरियाली होती है, साथ में जो वहाँ जीव जंतु होते हैं, वह देखने के लिए बहुत मनोरम दृश्य होता है। सभी चीज़ें आप जानते हैं दोस्तों। यदि हम इसकी चुनौतियों की बात करें तो भूमि जलमग्न हो रही है। भाई बांध बनेगा तो पानी तो भरेगा ही, तो भूमि तो जलमग्न होगी ही। चंबल घाटी की जो पारिस्थितिकी तंत्र है उस पर प्रभाव पड़ रहा है। बांध बनेगा, भूमि जलमग्न होगी तो वहाँ रहने वाले जो जीव जंतु होंगे वह भी प्रभावित होंगे। जो जलीय जीव नहीं है वो वहाँ से दूर जाने का प्रयास करेंगे, इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव तो पड़ेगा ही। समय समय पर मिट्टी जमाव हो रही है, जहाँ से भंडारण क्षमता प्रभावित हो रही है, अर्थात नदी का पानी आ रहा है। जिस स्थान पर पानी भर रहा है तो नदी का पानी आएगा तो उसके अपने साथ साथ कुछ चीज़ें तो लेकर आएगा ही, तो वह कहाँ छोड़ेगा? पानी में ही। यहाँ क्या होगा? जमाव होगा, अर्थात भंडारण होगा। इससे पानी कम आएगा, अर्थात पानी कम रुक पाएगा और कुल मिलाकर यहाँ जो भंडारण क्षेत्र होगा उससे भी प्रभावित होंगे। फिर भंडारण क्षेत्र को हटाया जाएगा तो वहाँ पानी फिर से रह पाएगा। हम जानेंगे कोटा बैराज बांध क्या है, इसका कैसा है परिचय। इसके बाद जानेंगे कोटा बैराज बांध की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इस बांध को बनाने से कौन कौन से लाभ हमें मिलते हैं और कौन कौन सी चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ा है दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं कोटा बैराज बांध का क्या है परिचय। सबसे पहले जानें कि यह किस स्थान पर बनाया गया है। तो कोटा बैराज बांध राजस्थान के कोटा जिले के अंतर्गत बनाया गया है, चंबल नदी पर। कोटा बैराज बांध जहां पर है उसके एक साइड पे तो गांधी सागर बांध बनाया गया है, लेकिन दूसरे साइड पे महाराणा प्रताप बांध स्थित है, अर्थात बीच में स्थित है कोटा बैराज बांध। कोटा बैराज बांध का निर्माण सन 1972 में पूरा हुआ था। याद रखिएगा, काफ़ी बार आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। यदि नामकरण की बात करें तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका नाम रखा गया था कोटा बैराज, क्योंकि यह कोटा नदी पर स्थित है, कोटा जिले पर स्थित है। आइए दोस्तों कोटा बैराज बांध की मुख्य विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसकी ऊंचाई है 45 मीटर, अर्थात 148 फीट। इसकी लंबाई है 393 फीट मीटर, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछी जाती है। ट्रिपल स्टार लगाकर आप लिख लीजिएगा। यदि जलाशय की बात करें तो सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन प्रयुक्त रूप से किया जाता है। कोई भी यदि बांध बनाया जाता है, सबसे पहली बात क्या किया जाता है? सिंचाई, जल की पूरी आपूर्ति और पानी से विद्युत उत्पादन की क्षमता होनी चाहिए। इस तरह का बांध आजकल बनाया जा रहा है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो 99 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता इसके अंदर है।
3 प्लांट बनाए गए हैं। 3 प्लांट, तीनों में 33 मेगावाट का उत्पादन किया जाता है। 33 यानी 99 मेगावाट कुल मिलाकर विद्युत उत्पादन किया जा रहा है दोस्तों। आइए अब जानते हैं कोटा बैराज बांध बनाने से कौन कौन से लाभ हुए हैं। सबसे पहली बात, सिंचाई। राजस्थान के खेतों में पानी की आपूर्ति में योगदान दिया गया है कोटा बैराज बांध के द्वारा। बिजली उत्पादन, राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है। 99 मेगावाट विद्युत उत्पादन कर रहा है यह। जल नियंत्रण की बात करें तो चंबल घाटी में पानी के बहाव को नियंत्रित कर रहा है बांध बनाकर। जो चंबल नदी से जो पानी आ रहा है कोटा बैराज बांध के द्वारा उसे रोका जा रहा है। बिजली उत्पादन किया जा रहा है। साथ में चंबल नदी पर ज़्यादा बाढ़ नहीं आ पा रहा है इस बांध के बनने के बाद। याद रखिएगा दोस्तों। अब यह भी जान लेते हैं कि किसी भी बांध को बनाने के लिए कौन कौन सी चुनौती आती है। सभी बांधों में एक तरह की ही होती है। लगभग जलाशय में सिल्ट जमाव से क्षमता पर असर पड़ रहा है। मैंने आपको बताया ना कि यदि कोई नदी आ रही है तो अपने साथ अपशिष्ट पदार्थों को लेकर आती है। जो बांध बनाया गया है इसमें अपशिष्ट पदार्थ डल जाते हैं तो यहाँ जो गड्ढा होता है वह लगभग भरने लगता है। यहाँ अपशिष्ट पदार्थ जम गया है जब, तो यहाँ पानी किस तरह से भरेगा। पानी का बहाव तेज हो जाता है तो बांध के ऊपर से पानी निकल जाता है, अपशिष्ट पदार्थ बीच में भरे रह जाते हैं। याद रखिएगा। इसके बाद सिल्ट पदार्थ को निकाला जाता है ताकि पानी का भराव यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रह सके। स्थानीय लोगों का विस्थापन और पारिस्थितिकी का प्रभाव। यदि हम यहाँ बांध बना देंगे तो इस स्थान पर जो जाति या जनजाति निवास करती रही होगी दोस्तों, तो वहाँ से तो उनका विस्थापन करना ही पड़ेगा ना दोस्तों। जहाँ बांध बनाया गया है तो विस्थापन उन व्यक्तियों का होगा। पारिस्थितिकी पर प्रभाव क्या होगा दोस्तों, यहाँ जाति रहती रही होगी। इसके आसपास जो जंगल रहे होंगे, जंगल से जो जीव जंतु सभी प्रकार के रहते हैं उनका भी पलायन होता है। इसके कारण पारिस्थितिकी का प्रभाव भी पड़ रहा है। आइए अब देखते हैं दोस्तों वर्तमान प्रस्तावित परियोजनाएं चंबल नदी पर कौन कौन सी हैं। पहली, रामजल सेतु लिंक प्रोजेक्ट। इसका नाम पहले PKCERCP था। इसका फुल फॉर्म क्या है? PKC का फुल फॉर्म है पार्वती काली सिंध चंबल। ERCP का फुल फॉर्म है दोस्तों ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। इसे अब रामजल सेतु लिंक प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों रामजल सेतु लिंक प्रोजेक्ट का क्या उद्देश्य है। तो याद रखिएगा, जो चंबल नदी के बेसिन में इसकी उप सहायक नदियां हैं, अर्थात इसकी जो सहायक नदियां हैं पार्वती काली सिंध और मेज, इनके वर्षा के पानी को बचे हुए जल को एकत्रित करके जहां पानी कम है उन इलाकों में भेजना। किनके माध्यम से? बनास, गंभीरी और बाणगंगा के माध्यम से। जहां पानी कम है वहां इन नदियों के पानी को भेजा जा रहा है, इन नदियों के माध्यम से। किनके माध्यम से? बनास, गंभीरी और बाणगंगा के माध्यम से। किनके पानी को? पार्वती, काली सिंध और मेज के पानी को। इसका प्रमुख उद्देश्य यही है। इससे क्या होगा दोस्तों? सिंचाई की संभावित भूमि लाभकारी होगी। लगभग 2.82 लाख हेक्टेयर भूमि। लाभार्थी राज्य कौन कौन से होंगे? राजस्थान के 13 जिले। लगभग करोड़ों लोग इससे प्रभावित होंगे या लाभान्वित होंगे। आइए दोस्तों देखते हैं और कौन सी परियोजनाओं को प्रस्तावित किया गया है। दूसरी परियोजना है वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट फ्रॉम चंबल फॉर विलेज। प्रमुख रूप से चंबल नदी के पानी को चित्तौड़गढ़ जिले के 648 गांवों में पानी सप्लाई किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के तहत। यह जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाला प्रोजेक्ट है, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट चंबल फॉर विलेज। याद रखिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं चंबल नदी पर पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियां कौन कौन सी आ रही हैं। पहली चुनौती क्या है? पर्यावरणीय प्रभाव कौन कौन से हो रहे हैं? बांधों से भूमि का जलमग्न होना। कोई नदी आ रही है दोस्तों, यहाँ बांध बनाया गया है, नदी आई है तो यहाँ तो पानी भरेगा ही। जहाँ पानी भर जाएगा तो भूमि तो जलमग्न होगी ही। पहली चुनौती है। इससे क्या होगा? वन और वन्य जीव आवास प्रभावित हो रहे हैं। नदी के प्रवाह में परिवर्तन हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी पर प्रभाव पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है दोस्तों? यदि अगर डिटेल से हम आपको बताएं तो किस तरह से होगा दोस्तों? भाई यहाँ पानी भर गया है, पानी भरने के कारण यहाँ जो पेड़ पौधे होंगे वह सूख जाएंगे।
पेड़ पौधों में जो आवास करने वाले होंगे अर्थात जो रहने वाले होंगे वो यहाँ से उनका विसर्जन होगा। कुल मिलाकर यहाँ से पलायन करेंगे। जो जीव जंतु रह रहे होंगे वह भी पलायन करेंगे। कुल मिलाकर बायोडायवर्सिटी पर प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। अगला है दोस्तों घड़ियाल संरक्षण। चंबल नदी घाटी संरक्षण क्षेत्र में घड़ियाल और अन्य प्रजातियां पाई जाती हैं, इसलिए इस तरह की परियोजनाओं में इनका निवास स्थान विशेष ध्यान दिया जाता है। जो परियोजनाएं बनाई जा रही हैं तो इसके निवास स्थान पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि इस स्थान पर तो कोई घड़ियाल नहीं है, क्योंकि घड़ियाल का संरक्षण हमारे भारत में बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि यह रेड जोन में आ चुके हैं। अगली कौन सी चुनौती आ रही है दोस्तों? जैसा कि समाचार पत्रों में सुनने को मिला, राम जल सेतु लिंक प्रोजेक्ट से जो संबंधित समाचार पत्र आए उसमें कहा गया कि जो इसके क्षेत्र के आसपास स्थित है रणथंभौर टाइगर रिजर्व क्षेत्र, इसके कुछ हिस्से में बाढ़ का पानी घुस चुका है। प्रभावित हो सकते हैं इसमें जो रहने वाले जीव जंतु हैं, जैसे कि घड़ियाल। यहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है रणथंभौर टाइगर रिजर्व क्षेत्र में घड़ियाल, तो उनको भी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों चंबल नदी के महत्व और संभावनाओं के बारे में। इस नदी बेसिन की परियोजनाएं कृषि को बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचा सकती हैं, क्योंकि राजस्थान के पूर्वी जिले में कम बारिश होने के कारण अक्सर पानी की समस्या होती है और वह झेलते हैं। मैंने आपको बताया 3 नदियों के नाम, उन 3 नदियों से पानी शिफ्ट किया जा रहा है। दूसरी 3 नदियों में उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे यदि आपको याद हो। याद ना हो तो तुरंत आप जाकर देख सकते हैं। दूसरा, जल सुरक्षा बढ़ेगी, पीने का पानी आराम से मिल जाएगा। सिंचाई, उद्योग आदि के लिए यह बहुत ज़्यादा बड़ी संभावना हो सकती है जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। बिजली उत्पादन से ऊर्जा की ज़रूरतों में योगदान होगा। मैंने आपको बताया कौन कौन से जवाहर सागर जैसे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। सामाजिक आर्थिक विकास, रोजगार आदि संभावनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि अधिक से अधिक फैक्ट्रियां यहाँ लगाई जाएंगी विस्तार होते ही दोस्तों यदि आपको चंबल नदी डिटेल से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजा दीजिएगा दोस्तों।